तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट, द राइटिंग प्रोसेस। इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, अब देखो फर्स्ट हाफ को मैंने आपको बताया था कि हम जो चीजें समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हमने सेकेंड ऑफ आवर कोर्स में इम्प्लीमेंट करना है। कि अगर आप ये अभी ध्यान से नहीं समझोगे कि राइटिंग प्रोसेस क्या होता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकोगे। पैराग्राफिंग भी जब हम आएंगे, अगर पैराग्राफिंग कैसे बनाते हैं या होता क्या है या अच्छा पैराग्राफ किस तरह का होता है, तो वो हम खुद नहीं बना सकेंगे। और ये आप समझो कि अगर पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किधर किधर डले होते हैं, वो हमने ना सिर्फ एज ए राइटर समझने हैं, हमने भी समझनी है कि जब हम पैसेज पढ़ रहे होंगे तो अगर हमें पता होगा कि पैराग्राफ किस टाइप के होते हैं, तो हमें रीडिंग करते वक्त भी आसानी होगी कि अच्छा ये वाला जो राइटर है इसने इस तरह की पैराग्राफिंग की हुई है, तो मुझे इंफॉर्मेशन ढूंढने में आसानी होगी। तो पैराग्राफ्स को समझना हमारे लिए 2 तरीकों से जरूरी है। एक तो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है हमारे खुद जब हम कोई चीज क्रिएट कर रहे होंगे। मैंने आपको फर्स्ट डे या सेकंड डे भी बताया था कि आई कैप ने कुछ इस तरह का पेपर हमारा बनाया हुआ है कि जिसमें वो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर रहे हैं और हमारी खुद की प्रोडक्शन भी चेक कर रहे हैं कि हम उनको बनाकर क्या दे रहे हैं। यानी कि जो रीडिंग पैसेज उन्होंने दिया हुआ है, तो एमसीक्यू उन्होंने दिए हैं, हमें किस हद तक समझ में आ रहे हैं, वो हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं लेटर लिखो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो, वो अब देख रहे हैं कि हम उनको प्रोड्यूस करके क्रिएट करके क्या दे सकते हैं। तो वो हमारी दोनों स्किल्स को चेक कर रहे हैं, जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन और कॉम्पोजिशन कहते हैं, कि हम क्या कंपोज करके क्या क्रिएट करके उनको दे रहे हैं और उनकी दी हुई चीज को हम किस हद तक समझ रहे हैं और फिर अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं। तो वो दोनों चीजों को हमारे चेक करेंगे। राइटिंग प्रोसेस हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसमें 3 स्टेप्स में वो डिवाइडेड है। वैसे जब आप अगर कभी गूगल के ऊपर इसको राइटिंग प्रोसेस को देखोगे तो वो 5-6 स्टेप्स पे जाता है। वो हमारे लिए गैर जरूरी, इस वजह से हमने कोई चीज पब्लिश नहीं करनी है, कोई चीज प्रिंट नहीं करनी है, तो इस वजह से वो राइटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होगा। ये बुक वाले अकॉर्डिंग टू द आईपैड की बुक 3 स्टेप्स पर ही हमने फोकस करना है जो उन्होंने हमें दिया। मेन टॉपिक्स हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर, दैट इज नंबर 1। आपका स्टेप जो है वो प्लानिंग का होता है। इसको प्लानिंग भी कहते हैं, इसको प्री राइटिंग भी कहते हैं, यानी कि राइटिंग से पहले के काम। ठीक है, अभी हम प्लान कर रहे हैं, हमने कोई चीज अभी लिखी नहीं, हमने कोई पेन नहीं पकड़ी, हमने कोई सिस्टम ऑन करके अभी कोई टाइप करना शुरू नहीं किया है, अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इसलिए इसको प्री राइटिंग भी बोलते हैं, राइटिंग से पहले काम। इसमें हमने क्या करना है, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2, कि प्लानिंग करते हो और फिर आइडिएशन करते हो, दिमाग में सोचते हो आइडियाज कि मैंने क्या लिखना है, और भी हम डिटेल में भी आगे करते हैं। ये ब्रीफ, ये स्लाइड बिल्कुल ब्रीफ है आपकी, ये बताएगी कि आगे पूरे चैप्टर में हमने क्या करना है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम अपना पर्पस करते हैं, रीजन सोचते हैं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ किसी को, या लिख रही हूँ, तो बैठी हूँ मैं लिखने के लिए, रीजन क्या है मेरा। फीस की रिडक्शन है, छुट्टी मांगनी है, या आपके सैलरी की इंक्रीज पर ये कर रहे हो, या किसी से शिकायत करनी है, या किसी को इनवाइट करना है, कोई ना कोई रीजन तो होता है ना हमारा हर काम करने का। उसके बाद नंबर 2 पे हमने प्लानिंग में ये देखना है, सोचना है कि मेरा रिसीवर कौन होने वाला है। भी बोलते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और रिसीवर भी कहते हैं कि किसके लिए लिख रहा हूँ मैं। फीमेल है, मेल है, दोस्त है, अब्बू है, अम्मी है, बॉस है, टीचर है, दुकानदार है, कौन। फिर आपका आता है कंटेंट एंड मीडियम। मेरा मटेरियल क्या होने वाला है जो मैं अपने लफ्जों को इस्तेमाल करूंगा, चाहे वो मेरा ओरल हो चाहे वो रिटन हो। अच्छा, ये मजे की बात है कि ये सारा प्रोसेस आपका ओरल कम्युनिकेशन में भी होता है। कि मेरा कंटेंट क्या है, कि अल्फाज, पैराग्राफ, सेंटेंसेस मेरे क्या बनने वाले हैं, क्या आइडियाज है मेरे पास। अगर कुछ है ही नहीं माइंड में तो मैं क्या लिखूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ जी सैलरी इंक्रीज के ऊपर आप लोग कुछ लिखो एक पैराग्राफ, तो अब ये तो पॉइंट मिल गया, लेकिन अब सैलरी इंक्रीज को बार बार कॉपी पेस्ट ना कर सकते, उसको सैलरी इंक्रीज के मसले को पैराग्राफ की शक्ल दोगे, तो वो आपका कंटेंट होता है। कि मेरा मटेरियल क्या होने वाला है, कि मैं जुमलों में पैराग्राफ में लिखूंगा क्या अपने उस टॉपिक के बारे में। फिर मेरा मीडियम क्या होगा, जरिया, जिसके थ्रू मैं वो मैसेज कन्वे करूंगा। अब हम क्योंकि हम राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो अब राइटिंग की है मैंने, हैंड रिटन किया एज इट इज, उसको कुरियर के थ्रू पहुंचाने वाला हूँ, या मैं खुद जाऊंगा ड्राइवर के हाथ भेजूंगा, मैं ईमेल कर रहा हूँ,
या मैं टाइप करके अपना लेटर हेड पैड के ऊपर ऑफिस में प्रिंट आउट कर रहा हूँ कोई चीज, या घर में भी अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं, घर में प्रिंटर है या दुकानदार से जाके प्रिंट हमने निकालना है, मेरा मीडियम क्या होने वाला है कि किस जरिए से मैं उसको मैसेज कन्वे करूंगा, ईमेल कर रहा हूँ, लेटर कर रहा हूँ, मेमो कर रहा हूँ, और किस तरीके से मैं उसको भेजूंगा वो मैसेज। ये अगर आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, इसका PRCM लिखा हुआ है। P से पर्पस, R से रेसिपिएंट, C से कंटेंट एंड M से मीडियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है PRCM हर स्टेप पर, चाहे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, चाहे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, चाहे लेटर लिख, चाहे आप फॉर्मल लिख रहे हो, चाहे इनफॉर्मल लिख रहे हो। अगर आप मम्मी अब्बू को या किसी कजन को लिख रहे हो तो भी PRCM को माइंड में रखना है, और अगर प्रोफेशनल लिख रहे हो तो ज्यादा माइंड में रखना है। नंबर 2 पे, यानी कि नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है आपका आइडिएशन, यानी कि सोचना कि अब मैंने पॉइंट्स तो बनाए हैं, तो सेंटेंसेस की शक्ल कैसे दूंगा। आप फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, यानी कि अपने दिमाग में ही वो सोच रहे होते हो ना, या किसी से भी पूछ लोगे कि ये मसला है, तो मेरे ये चंद चंद आइडियाज है, आप इस आइडियाज में एडिशन करो थोड़ी सी, तो वो भी बंदा क्या करेगा, इधर से ही निकालेगा ना आइडियाज। तो इस वजह से इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। जब हम बैठ के, जिसको नहीं सब जोड़कर बैठ जाना, ये हम उर्दू में ये चीज होती है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग। कभी हम सोच रहे हैं कि हमने क्या इसके ऊपर लिखना है और कैसे लिखना है। ये इंडिविजुअल भी होता है काम, अगर आपके जिम्मे, प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ, आपके जिम्मे ही आपके बॉस ने कह दिया कि आपने फलाने बंदे को ईमेल लिखनी है, कभी कभी वो इंडिविजुअल काम भी होता है। और कभी कभी ये अगर आपका कोई टीम वर्क हो रहा हो, तो आप लोग 5 6 10 15 20 या 2 का पेयर बना के ठीक ही काम करते हो आप, कि आपको कोई टास्क दे दिया गया है कि ये ग्रुप ए ये करेगा, ग्रुप बी ये करेगा, ग्रुप सी ये करेगा फॉर एग्जाम्पल। तो आप लोग फिर 2 3 लोग सर जोड़कर बैठोगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे कि आइडियाज देंगे इसके ऊपर, और ये इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर दफा ही आपने जो है ना वो ग्रुप में भी आइडल। अच्छा, यहाँ आगे तो मैंने 3 4 चीजें लिखी हैं, माइंड मैप्स, फिशबोन डायग्राम और एफिनिटी डायग्राम। ये 3 टेक्निक्स कह लो आप, आपकी बुक में मेंशन है, उससे बहुत ज्यादा होती हैं, उन्होंने लिमिटेड 3 बताई हैं। कि जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, आइडियाज बना रहे होते हैं, तो हम इधर उधर बेतरतीब को नहीं लिखेंगे कहीं भी, या माइंड में ही नहीं रखेंगे सिर्फ अपने आइडियाज, हमें तरीके से तरतीब से अपने आइडियाज को नोट डाउन करना है, जिसके लिए हम ये 2 3 तरीकों को अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे ना, रजिस्टर्स के एंड के ऊपर आप लास्ट पेज निकालते हो और उसके ऊपर कोई मेन में देते हैं, हम लोग कौन बच्चा करता है, इसको आदत है, कम बच्चों को है, पहले जमाने में बहुत ज्यादा बच्चों को होती थी। तो वो अब क्या होता है कि हमें पता है कि ओके एंड पे मैंने लिखा हुआ है, वहां से जाके मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने अजीब तरीके से गलत जगह, और ढूंढने में फिर हमें टाइम लगता है कि लिखा तो मुझे पता है मैंने लास्ट पेज पे था, या जहां भी मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ उधर से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेतरतीबी से लिखा हुआ होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता, अरेंज नहीं होता है काम। मिल तो जाएगा लेकिन टाइम आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपने ही लिखा था, यू विल फाइंड इट, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑफिस वर्क के अंदर, प्रोफेशनल वर्क में आप समझो कि आजकल पर्सनल लाइफ में भी टाइम इज मनी कहते हैं, क्योंकि वक्त किसी के पास नहीं है। तो प्रोफेशनल लाइफ में तो ये चीज डबल है कि आप वक्त में ज्यादा से ज्यादा टास्क या ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकती कि आपको मैंने कहा कोई काम करने को, और अब आप अपने पेजेस में ढूंढ रहे हो, हाँ इधर ही तो लिखा था, उधर ही तो लिखा था। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। दूसरा, बिजनेस या वर्क एथिक्स के खिलाफ है। और तीसरा, आपका टाइम जाया हो रहा है, फिर आपको बहुत से डांट भी पड़ेगी, जो भी आपका सीनियर है। इस वजह से चीजों को तरतीब है, ये आदत डालें अपने अंदर। अगर अभी नहीं है, तो अभी आप लोगों के पास काफी टाइम है, जब तक आर्टिकलशिप करोगे अपने आप को स्लो एंड स्टेडीली आप लोगों ने ग्रूम करना है उस आर्टिकलशिप के लिए। अचानक नहीं कर सकोगे, फिर अचानक क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा। अब जो भी सीनियर है काम, लेकिन चूंकि हमारे दिमाग को आदत नहीं है उस चीज को करने की, तो वहाँ बहुत ज्यादा, अगर हम स्लो एंड स्टडी अभी से करना सीख लेंगे, थोड़े से ट्यून हो जाएंगे, तो फिर एंड में जाकर इतना मुश्किल नहीं लगेगा काम करना। ये दैट गोज फॉर एनी वर्क, नॉट ओनली दिस आइडिएशन या ऐसा। कोई भी काम एंड वर्क पे करना होगा, वो डिफिकल्ट होगा ही होगा। सेकेंड स्टेप आपका राइटिंग प्रोसेस का बेटा है ड्राफ्टिंग। इसका मतलब ये है, आपने जो पॉइंट्स बना लिए हैं, जो आइडियाज बना लिए हैं, अब आपने उनको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दी है।
अब अपने आइडियाज को जो बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20, वो तो नहीं ना, जी आप खुद ही समझ लो मैंने क्या लिखा था। तो अब आपने उन पॉइंट्स को एक प्रॉपर पैराग्राफ्स की शक्ल और एक डॉक्यूमेंट की शक्ल देनी है, वो आता है आपका सेकंड स्टेप जो रफ ड्राफ्ट होता है। ठीक है, ये आप किसी को दे नहीं सकते, दिस इज फॉर योर सेल्फ, अभी ये आप अपने लिए बना। इसके अंदर हमने एक तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी कि जो लिखने के जो पैराग्राफ्स हैं वो हमारे सही तरतीब से होने चाहिए, सही इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और दूसरा, हम किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो चीज हमने माइंड में रखनी है। ये आगे जो मैंने लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम आगे करके भी देंगे। थर्ड स्टेप आपका रिव्यूइंग का होता है, यानी कि रीचेक करना है आपने अपने ही लिखे हुए काम को। उसमें से गलतियां निकल सकती हैं, बहुत सारी निकलती हैं, कभी कम निकलती हैं लेकिन निकलती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्रामर मिस्टेक होगी, इन्फॉर्मेशन ज्यादा डाल देंगे, कम डाल देंगे, वगैरह वगैरह, वो अभी हम एंड पे जाकर करेंगे। तो हमने थर्ड पार्ट ये होता है कि रिव्यू करके फाइनल ड्राफ्ट बना किसी को प्रेजेंट करते हैं उस चीज को। जैसे मैं लड़कियों के एग्जाम्पल्स अगेन मेरे माइंड में ज्यादा आते हैं कि हम जब खाना बना रहे होते हैं तो हम चखते हैं ना खाने को। आप समझो वो दैट टेस्टिंग बिफोर डिशिंग इट आउट एंड प्रेजेंटिंग इट टू समवन, दैट इज रिव्यूइंग। यानी कि रीचेक कर रहे होते हैं नमक मिर्च ठीक है कि नहीं, गर्म है सही, या तो कोई चीज ठंडी देनी है तो वो सही ठंडी है कि नहीं है, तो वो आपका रीचेक हो जाता है। अच्छा जी, पीआरसीएम क्लियर है या इसको दोबारा से थोड़ा सा इधर करें? ओके गुड। सारे बच्चों को, पीछे वाले बच्चों को भी पक्का? कोई चीज क्लियर नहीं है तो नहीं कहना कि क्लियर है, क्योंकि ये ए आप लोगों के वीकली टेस्ट में ये बातें आएंगी कि पीआरसीएम से क्या बनता है, या पी से क्या बनता है पीआरसीएम के, या आर से क्या बनता है, समथिंग लाइक दैट। इसलिए भी क्लियर होनी चाहिए ये चीजें, और दूसरा ये कि आगे जाकर हमने इम्प्लीमेंट करनी है तो भी पता होनी चाहिए। सिर्फ यस यस नहीं करना खाली क्लास के अंदर कि इसको हाँ बोल दो बाकी खैर है। इसी वजह से इसमें ये चीजें डालते हैं जस्ट टू रीचेक, क्योंकि स्टूडेंट्स विल रिमेन स्टूडेंट्स, वैसे ही हाँ हाँ कह देते हैं काफी। अच्छा जी, इसी को क्या हुआ है, ये मैंने आपके ही बुक में से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। प्लानिंग है, ड्राफ्टिंग है एंड रिव्यूइंग है, इस साइकिल में इस तरह चलता रहता है आपका। ये बार बार देखो पीआरसी हमारा तो कितना इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, इस पैराग्राफ को जरा खुद पढ़िएगा आप लोग योरसेल्फ। ये पीआर सेंटर के बारे में लिखा है, ये एक जनरल टर्म लिखी हुई है या जनरल बात उन्होंने लिखी हुई है। हर दफा यू डोंट नीड टू इंटरव्यू पीपल, यू डोंट नीड टू मेक गो टू द लाइब्रेरी एंड द रिसर्च, या नेट खोल के रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हर दफा आपको जो है वो उसके अंदर कोई बाई चांस और ग्राफ डालने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने ओवरऑल बात की है कि ये चीजें जरूरी होती हैं, अगेन सिचुएशन के हिसाब से होती। अगर आप बहुत ज्यादा बड़े नौये कोई फील्ड वर्क करके आए हो और रिपोर्ट बना रहे हो, के अंदर आप हो सकता है रिपोर्ट बनाने से पहले आपने लोगों से बातचीत की हो, इंटरव्यूज किए हो, इन्वेस्टिगेशन की हो, उसको फिर डॉक्यूमेंट की शक्ल दे रहे हो, तो वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपका। प्लानिंग फेज इज anything that you do before writing the actual document. It includes thinking, जो brainstorming की बात अभी हमने की थी, कि दिमाग से सोचना तो पड़ेगा को लिखना है और कैसे। टेकिंग नोट्स, अब आप मीटिंग में बैठे हुए हो और अभी आप लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आपने नोट डाउन करनी होती है चीजें, कि ये बॉस ये कह रहे हैं, ये बंदा ये कह रहा है, ये कलीग ये कह रहा है, तो चीजों को नोट डाउन करने की जरूरत होती है। कभी कभी टॉकिंग टू अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती है उनके आइडियाज लेने के लिए। जैसे आपके भाई हैं कोई बड़े, अबू हैं, उनको एक्सपीरियंस, उनसे मशवरा कर लिया, तो कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन
डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो लोगों से बात करने की जरूरत पड़ सकती है। आउटलाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम चीजों को नोट डाउन करने के बाद फिर लिखना शुरू नहीं करते हैं, हम उसको भी मजीद फाइन ट्यून करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए ताकि गलतियां कम से कम हो। उसके बाद हम राइटिंग के ऊपर जाते हैं। आउटलाइन के ऊपर हम अभी आगे बढ़ के बात करेंगे। कभी कभी आपको इंफॉर्मेशन काफी गैदर करनी पड़ जाती है, आपको नेट को कंसल्ट करना पड़ जाता है, बुक्स को कंसल्ट करना पड़ जाता है, किसी प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ जाता है, आपको टास्क ऐसा मिला होता है। अगर पार्टनरशिप में हो, अकाउंट से रिलेटेड या अदरवाइज को रिलेटेड आपको टास्क मिलता है, लेकिन फिलहाल आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है किसी सीनियर के पास आप जा रहे हो, उनसे बातचीत करोगे, ये मैंने सोचा है इसके बारे में देखने के ठीक है, या पॉइंट्स आपको ऐड कर लो, समथिंग लाइक दैट। कभी कभी लाइब्रेरी या बुक्स आप लोगों को कंसल्ट करनी पड़ जाएंगी, अपनी ही कोई लॉ की है, कोई ऑडिट पढ़ा था उसी को कंसल्ट कर लेते हैं, दोबारा कोई चीज पॉइंट मैं शायद मिस कर रहा हूँ। तो ये चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं इनके अंदर, जब आप पीएचसीएम को माइंड में रखते हो। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कंटेंट कितना है, कंटेंट क्या है, जो मटेरियल लिखना है वो आपने क्या लिखना है, उसी के हिसाब से फिर आप जो हो वो अपना इनमें से कोई भी एक दो काम करते हो, लेकिन आप सब में गलती ब्रेनस्टॉर्मिंग सब में डिफरेंस आता है। वो यहाँ आता है कि आप शायद लोगों से इंटरव्यू ना करो और बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च ना करो। जी, बिफोर मूविंग ऑन एक रिक्वेस्ट आई थी पीआरसीएम को दोबारा बताने की। मुझे पीआरसीएम जो है इट्स एन एक्रोनिम या एब्रिविएशन है ऑफ पर्पस, रिसीवर, कंटेंट एंड मीडियम। पर्पस का मतलब रीजन। अगर हमने सोचा है कि हम किसी को कोई पीस ऑफ राइटिंग भेजनी है, तो क्या रीजन है मेरा, किसी की शिकायत लगानी है, या कोई चीज रिक्वेस्ट करनी है, कोई परसुएसिव मैसेज करना है, कोई मार्केटिंग के बारे में मैसेज करना है, ऐड वगैरह बना रहे हो, या न्यूज़पेपर में भी देना है, कोई रीजन होगा आपका पीस ऑफ राइटिंग करने का, तो वो पीस से पर्पस बनता है, यानी कि रीजन क्या है आपका कुछ भी लिखने का। बॉस ने कहा है तो भी कोई रीजन होगा ना, बॉस ने कहा वो जाके लिखो, तो उन्होंने भी कोई टॉपिक दिया होगा ना कि इसके ऊपर जाके लिखो, तो वो आपका रीजन बन जाएगा। आर से आपका रिसीवर होता है या रिसिपिएंट होता है, जिसके लिए हम वो पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हैं, इसको ऑडियंस भी बोलते हैं। ठीक है, रिसीवर जरूरी नहीं एक ही हो। अगर आप जो न्यूज़पेपर में आज देखते हो जो रिटर्न आते हैं, आपका रिटर्न मीडिया है वो, तो उसमें क्या सिर्फ हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो वो मैस कम्युनिकेशन है ना, वो हद से ज्यादा लोगों के लिए, प्लस लोगों के लिए है। तो आपके ऑडियंस या आपका रिसीवर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी एक ही होता है। तो आर से आपका रिसीवर बनता है कि जिसके लिए या जिनके लिए हम अपने उस मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सी से आपका कंटेंट बनता है, यानी कि वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन, वर्ड्स, वो सेंटेंसेस, वो पॉइंट्स जो हम अपने पीस ऑफ डॉक्यूमेंट में डालेंगे, वो आपका कंटेंट है। एम आपका मीडियम है कि किस जरिए से आप वो अपना मैसेज अपने ऑडियंस को भेज रहे हो। अब अगर मैं बात करूँ प्रिंट मीडिया की, जैसे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के आ जाते हैं ना एडमिशन के, तो अब हमने ये, लेकिन अब हमारा मीडियम क्या होगा कि हम अखबार में छपवाएंगे उसको, या वो टीवी के ऊपर जो वो नहीं चलती पट्टियां टाइप चीजें, वो आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो आपने करना है। तो हमारा मीडियम क्या होगा कि हमारा ये न्यू एडमिशन का मैसेज जो है वो मेरे ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को जाए, तो वो हमारा मीडियम जरिया हमने फिर उसमें सोचना होता है। उस जरिए में सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बैठे हो तो जो चलो न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, उसके लिए तो फिर फिजिबिलिटी देखनी है ना। ठीक है, आपने कहा न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, आप कह रहे हो कि टीवी के ऊपर चला देते हैं, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी देखनी है कि आया हमारे ऑडियंस, हमारा जो मार्केट है, जो हमारी नीश जिसको कहते हैं, तो वो हमारे न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, या टीवी ज्यादा देखने वाले बच्चे हैं, या पर हम डाल दें तो सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी फिर बात और बहस और आइडियाज जनरेट होते हैं। सिर्फ नहीं कि किसी ने कह दिया तो हाँ जी चलो उसी के ऊपर काम शुरू कर लिया, जिन्होंने कह दिया उसको नोट डाउन कर लिया, लेकिन उसकी इफ एंड बट्स के ऊपर भी काम करना है, उसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव पे काम करना है, उस पर भी ये देखना है कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी फीजिबल फॉर द कंपनी और नॉट। दोबारा से है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इस वजह से मैंने ये बार बार मेंशन किया हुआ है।
अच्छा, ये इमेज में देखकर क्या ख्याल आ रहा है? ऑफिस की कोई नोटिस बोर्ड टाइप चीज है, आप समझो, या जो अपने क्यूबिकल में उनके पास एरिया होता है जहाँ वो अपने लिए कुछ आइडियाज लिख के रखते हैं। पिंक में है और येलो में है, उन्होंने कलर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ना वो किए हैं। और पिंक के अंदर अगर आप देखो तो कैपिटलाइज्ड है, और येलो के अंदर उन्होंने कुछ डिटेल्स लिखी हुई है उसमें। तो अपनी सहूलत के लिए उन्होंने काइंड ऑफ जो है ना वो अरेंजमेंट की भी अपने आइडियाज की, अपने थॉट्स की, कि ये काम हो सकता है, उन किसी ने बनाया जिसने ये इमेज, तो ये काम सारे जो है ना वो उनके जिम्मे हो सकते हैं। हाँ, जब हम अरेंज करते हैं चीजों को, तो उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना या इंफॉर्मेशन को निकालना हमारे लिए आसान होता है। आप आइडिएशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी की जा सकती है। तो मसला है, उसका हल निकालना है, कोई नया प्रोडक्ट हमने निकालना है, या पुराने प्रोडक्ट की मार्केटिंग हमने चेंज करनी है, या अगर आप लोगों से रिलेटेड में बात करूं कि जी हमने कोई डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ना वो हायरिंग या फायरिंग करनी है, जैसे ऑफिस में होता है, तो ऐसे में भी कभी कभी आप दो तीन चार लोगों को लेकर बैठते हो कि ले ऑफ करना है लोगों को, या निकालना है, या हायरिंग करनी है। तो ऐसे कर सकते हैं, हमारा बजट इजाजत देता है इतना लोगों को हायर करना, या अगर हम निकाल देते हैं तो हमारी रेपुटेशन पे तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो ये इन चीजों के लिए आप लोगों को बैठकर मीटिंग करते हो। मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, ये कुछ रीजन मैंने बताए हैं। तो उसके लिए फिर आप बैठकर आइडियाज निकालते हो। कभी कभी वन पर्सन जॉब भी होती है कि जो ओनर ऑफ द कंपनी है, सीईओ है, वो खुद ही सारी डिसीजन ले रहा होता है, मेजर डिसीजन। लेकिन कभी कभी ऑफिस होता है कि वो बैठते हैं, चेयर करते हैं उस मीटिंग को, लेकिन वो बाकी लोगों को भी बुलाते हैं जो रेलेवेंट लोग होते हैं डिपार्टमेंट के, तो उनसे भी मशवरा करके फिर हम किसी आइडिया या नतीजे के ऊपर पहुंचे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको बैठ यानी कि आइडियाज जनरेट करने होते हैं। अब ये जो तीन चीजें यहाँ मेंशन उन्होंने की हुई आपकी बुक के अंदर, वो भी हम उसके ऊपर जाते हैं, जिसमें माइंड मैप है और इंफिनिटी है और लेकिन पहले मुझे ये बताना कि व्हाई इज आइडिएशन इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। किसी भी ऑफिस में कोई भी काम कारोबार, सीमेंट की फैक्ट्री है या बैंक है या हॉस्पिटल है या खुदा न करे पुलिस स्टेशन, तो क्यों जरूरी हो सकता है आइडिएशन फॉर बिजनेस? ऑर्गेनाइज करने के लिए गुड। और ये बुक में नहीं मेंशन, अगर बच्चे बुक में ढूंढ रहे हो तो। All innovation starts with a great idea, but one idea tends to come from many. ये एक आइडिया अगर आप कभी ले लेते हो तो मजीद आइडियाज निकलते। कभी कभी एक आइडिया ही पकड़ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ओके ये है चीज हमारी, उससे आगे सोचकर बाकी आइडियाज अभी नहीं करने, इसी एक पॉइंट को पकड़ो और उसमें से ही मजीद आइडियाज निकालने के लिए हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। By exploring new ideas, technique, one can give the team the creative tools to generate ideas. ये एक अच्छे लीडर का काम होता है, जो भी मीटिंग को लीड कर रहा हो या मीटिंग को हेड कर रहा हो या मीटिंग को चेयर कर रहा हो, कि वो पहला आइडिया उनकी तरफ से आना चाहिए। भाई ये हमारा मसला है, ये हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बैठे हैं आज मीटिंग करने के लिए, मेरी तरफ से ये एक या दो आइडियाज, ठीक है, स्टार्ट वो पकड़े। उसके बाद वो आप बताएं कि जी राय है इसके बारे में कि वैसे ये ठीक है कि नहीं। वो थोड़ी सी हेजिटेशन जो होती है वो कम हो जाती है, अगर आप एक आइडिया थोड़ा सा एक या दो बात उनसे कर लेते हो, आइडिया शेयर कर लेते हो, थोड़ी सी स्टार्ट तो कर लेते, किक स्टार्ट जिसको बोलते हैं, उसके बाद फिर आप सामने वाले से ही अपने आइडियाज मांग सकते हैं। तो ये अच्छे प्रोफेशनल जो है वो ये काम करते हैं, ज्यादा दिन खुद बैठे रहे हैं बट तुम लोग ही जी। कॉमन आइडिया जनरेशन आपकी जो है वो माइंड मैप्स, एफिनिटी डायग्राम्स और फिशबोन, ये तीन मेंशन है। अभी हम इनको एक करके देखते हैं। How often have you done any kind of brainstorming? किसी मसले के हल के लिए कभी कोई
सोच विचार किया। पंजाबी में क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं टर्म ना कि किसी मसले का हल निकालना या मसले में से कुछ करना, क्या टर्म है? बॉयज को तो पता होना चाहिए। नहीं था, मतलब मुझे खुद ही पता, मैं पूछ क्या हुई घर से। चांसेस आर यू हैव यूज्ड एट लीस्ट वंस, कभी ना कभी अपने दिमाग को किसी मसले के हल किया होगा, है ना। बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है या अम्मी अब्बू से तो बात करनी है तो इसके सोचा होगा कि ये चीज करनी है वो चीज करनी है। ऐसा हो नहीं सकता कि अभी हमने अपने दिमाग को बेचारे को तकलीफ ना दी हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है ये आपको ब्लैंक में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस, brainstorming is a method teams use to generate ideas to solve defined problems or come up with something better, innovative या new, किसी मसले का हल निकालने के लिए या कोई चीज को बेहतर करने के लिए या इनोवेटिव करने के लिए या कोई चीज डिफरेंट करने के लिए। कभी कभी मैं एज इट इज ये पूरी चीज आपको कॉपी पेस्ट करके भी दे देती हूँ आंसर्स में, कभी कभी इंफॉर्मेशन यही रहेगी और वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है सब क्लियर होना चाहिए। ये आंसर्स के ये अल्फाज मत ढूंढिएगा कि मिस ने यही कॉपी पेस्ट किया होंगे, कभी कभी मैं एज इट इज भी लिख देती हूँ लेकिन कभी कभी अपने ओन वर्ड्स में भी लिखती हूँ। The main purpose of brainstorming is to let ideas flow freely without worrying about how much you know or you don't know. अब जैसे ये मैंने पूरा टर्म लिख दिया क्वेश्चन में और नीचे लिख दिया ट्रू और फॉल्स, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रू है कि यहाँ फॉल्स है। द मेन पर्पस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज टू लेट आइडियाज फ्लो। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हो, जब रात आप टीम में बैठे हो और सोच रहे हो, तो आइडियाज के ऊपर लिमिट नहीं लगा, आप टाइम पे लिमिट लगाते हो। अगर आपके कोई बॉस है या आप ऐसे बॉस करते हो तो आप ये कहते हो हमारे पास 1.5 घंटा है, या वो ना कुछ लंच ब्रेक होती है, बस ये लंच ब्रेक है, इसके अंदर ही हमने इस मसले का हल निकालना है और सोचना है, क्योंकि अभी शाम में बॉस ने जो ना फलाना काम कह दिया उसके ऊपर। तो आप टाइम लिमिट लगाओगे, लेकिन उस 1.5 घंटे के अंदर आपके जो साथी हैं, कलीग्स हैं, वो 200 आइडियाज निकाल रहे हैं या 1,000 आइडियाज निकाल रहे हैं, अच्छे निकाल रहे हैं या उसमें लिमिट नहीं लगाना। 1.5 घंटे की लिमिट होगी लेकिन आइडियाज की लिमिट नहीं होगी, उसको बाद में हम फिल्टर करेंगे। ये नहीं कि सारे ही अच्छे बुरे आइडियाज डाल देंगे, हमें तो 2-3 की जरूरत है, और अगर हमारे पास 100 आइडियाज आ गए तो हम 100 के 100 तो नहीं डालते, तो हम वैसे देखेंगे कि कौन से 2 या 3 या 4 हमारे पास बेस्ट है। रिकॉर्ड ऑल आइडियाज, रिकॉर्ड का मतलब कहीं उसको नोट डाउन करना है, पेन डाउन करना है। विदाउट फिल्टर, जजमेंटल नहीं होना कि ये कैसा फजूल आइडिया तुमने दे दिया है, क्रिटिसाइज नेगेटिव नहीं करना, ये तो कोई बात ही नहीं थी करने वाली, ये तो हमारे मसले का हल हो ही नहीं सकता, आ लेने दें जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्य हो रही है। व्हेन वी काइंड ऑफ शन the other person, जब हम उनको टोकते हैं तो वो फिर सामने वाला कहता है कि अब मैंने नहीं बोलना क्योंकि मैं जब गड़बड़ हो रही है, क्या पता आपका तीसरा आइडिया बड़ा अच्छा था लेकिन वो आपके माइंड से मुंह तक से निकला ही नहीं, क्योंकि 2 दफा आपको मना कर दिया गया था तो आपने कहा मैंने नहीं बोलना। फिर अगर आपसे कोई पूछेगा भी भाई आप काफी देर से चुप बैठे, नहीं सर आप लोग करें, मैं आप बोल तो सकते नहीं है ना कि मैं आपसे नाराज हो गया बच्चों की तरह, बट फिर इफेक्ट इसका ये निकलता है। तो जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो आने देते हैं, क्योंकि क्या होता है वो बिजनेस पढ़े हुए होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी उनको होता है, उनको पता है कि हमें आगे जाके फिल्टर करने आएंगे तभी तो आने दे दो। फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, क्वालिटी की बाद में हम देखेंगे। सेट अ टाइम पीरियड, तो मैंने बात की थी कि आधा घंटा है, 1 घंटा है, 2 दिन है, 1 दिन है, उसको टाइम लिमिट आप लगा लो। आइडिएशन के ऊपर, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आपने लिमिट नहीं लगानी कि बस 10 आइडियाज चाहिए मुझे। इम्प्रूव आइडियाज, यहाँ अब हम फिल्टर करेंगे अपने आइडियाज को, जो बेहतरीन होगा उनके ऊपर आइडियाज करने के बाद फिर बातचीत होती है कि ओके हमारे पास अभी 50 या 20 या 30 आइडियाज आ गए, अब बात खत्म, अब नो मोर आइडियाज। अब इन आइडियाज के अंदर से देखते कि कौन से आइडियाज बेहतर हैं, उसके ऊपर फिर अगेन टीम की एक मीटिंग छोटी सी स्टार्ट हो जाती है कि अब हमने फिल्टर करना है, फाइनल चीज हम तक पहुंचना है।
और कौन से 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डालते हैं। इसको पढ़िएगा जरा, ऊपर जो मेंशन है ये मेरे बुक में से ही आपके लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर कॉल्स यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। कोई ऐसी खास बात क्या है हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो यूनिक है बाकी प्रोडक्ट्स से। एसी हम भी बनाते हैं, पंखे हम भी बनाते हैं, वो रॉयल फैन भी बनाते हैं और पार्क फैन भी बनाते हैं, लेकिन हमारे पंखों में या हमारे एसी में ऐसी क्या यूनिक पॉइंट हो सकता है या है। जरूरी तो नहीं होता कि हम ऐसी चीज इजाद करें जो अभी दुनिया में हो ही ना। ऐसा भी होता है, लेकिन यूजुअली होता है ये टेबल है, हम भी टेबल बना रहे हैं कॉलेज में, तो हमारी उस टेबल में ऐसा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। खुल जाती है, बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, दैट कैन बी वन ऑफ द यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्योंकि बाकी पीपल जो है वो ज्यादातर बड़ी चौड़ी छोटी बड़ी नहीं होती है, तो पहले हम उनको मोल्ड कर सकते हैं। Product, a product manager calls a meeting to discuss a product's unique selling point. The USP will then be shared with the marketing department for communication about the product. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी चीज उनके हाथ लगी है वो ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो। बैक हैंड पे कौन काम कर रहा है, मार्केटिंग टीम के लिए चीज का काम। ये हमारा क्या है, इसमें ये फीचर्स है, इसको दुनिया तक पहुंचा लो। मार्केटिंग का तो ये काम है। अब वो ये फीचर्स कैसे डाले, किसने डाले, क्यों डाले, वो उनको क्या लेना देना। हाँ, काम कैसे करेंगे वो भी उनको एक बना दी जाती है कि ये बटन दबाओगे तो ये हो जाएगा, वो बटन दबाओगे तो ये हो जाएगा। वो आपने मार्केट करनी है उन चीजों को, लेकिन बैक हैंड में क्या काम हो रहा है उसका मार्केटिंग टीम से कोई लेना देना नहीं। तो अब हम बैठे हैं मीटिंग करने के लिए कि जी अब हमने ये कैमरा फॉर एग्जांपल बनाया, तो इसमें हमारा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अब ये जो बीच में आपके वर्ड्स आप देख रहे हो उधर, ये सारे आप समझो कि आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, लोगों की तरफ से आइडियाज आ रहे हैं। कोई कह रहा है यूजेबल है, कोई कह रहा है लॉन्ग लास्टिंग है, कोई कहता है कि अफोर्डेबल है, कहता है डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, कोई कहता है पोर्टेबल है, तो छोटा कर लो बड़ा कर लो समथिंग रहता है। वो अभी आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन ये आइडियाज बेतरतीबी से लिखे हुए हैं जगह जगह, एक कोई ऊपर है कोई लेफ्ट पे, कोई तरतीब से नहीं लिखा हुआ, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं है, कोई 1 2 3 नहीं है। हमें नहीं पता कि ये यूजेबल जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आना चाहिए था। हमने अभी रैंडमली आइडियाज को डाला हुआ है। तो जब ऐसे रैंडमली आइडियाज को डालते हैं, जी सदर चैट में बताइएगा बेटा कोई इश्यू है तो। आपने हैंड रेज किया था सदर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक आ रही है? ओके सदर, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? जी बेटा, हैंड रेज करने से मुझे समझ नहीं आएगा ना, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। आप चैट में पूछो। स्क्रीन नहीं चल रही क्योंकि अभी हम एक ही पेज पर है। अभी आपको कौन सा पेज दिख रहा है, स्लाइड नंबर बताइएगा सदर। 10। ओके, वी आर ऑन 12। एक सेकेंड ठहर जाए, मैं दोबारा से कर दूँ। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। मैं चेंज दोबारा से किया, मुझे बताइएगा कि आप कौन सी स्क्रीन, आप स्लाइड नंबर कौन सा शेयर हो रहा है। शुड बी 12। जी सदर बताइएगा स्लाइड नंबर, और बाकी बच्चे भी बताएं प्लीज, स्लाइड नंबर कौन सा शो हो रहा है आपको। ओके, बाकी बच्चे प्लीज बताइएगा। 12 12। अच्छा सदर आप रीज्वाइन करो बेटा, बाकी सब बच्चों को तो 12 ही दिखती है। ओके थैंक यू। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। जी, एक ही आपका तरीका है माइंड मैप का। कभी इस तरह के कभी पॉइंट्स बनाए बचपन में? ये बड़ा कॉमन है वैसे।
बीच में आप अपना मेन पॉइंट एक लिखते हो और उसको ब्रांच आउट करते हो उसके एक्स्ट्रा। माइंड मैप के अंदर एक चीज माइंड में रखनी होती है, माइंड मैप में एक चीज माइंड में, कि आप एक वक्त में एक मेन आइडिया को केटर कर सकते हो। इसके अंदर हम मल्टीपल आइडियाज नहीं लिख सकते, एक ही मसले का हल हो, बात या एक ही टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और उसके आगे फिर हम चीजों को ब्रांच आउट करेंगे। अब जैसे यहाँ मेंशन है कि किसी ने कोई स्टोरी बना, तो वो उन्होंने पूछा टारगेट ऑडियंस मेरी कौन होने वाली है, द एज ऑफ द ग्रुप द स्टोरी इज एम्ड एट, बच्चों के लिए बना रहा हूँ मैं ये स्टोरी या मैं बड़ों के लिए बना रहा हूँ। इधर है कि डिलेमा व्हाट इज गोइंग टू बी द मेन इवेंट और प्रॉब्लम इन द स्टोरी, कि प्लॉट क्या होने वाला है स्टोरी का, वो हमने माइंड में रखना है। तो इस तरह की चीजें हम ब्रांच आउट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने प्लॉट के बाद चीज मेंशन करनी है मजीद, ठीक है, मैंने पूछा कि प्लॉट क्या होने वाला है, तो इन्होंने कहा कि जी मिस स्टोरी का प्लॉट हमारा फलाना होने वाला है। तो अब हम स्टोरी का जो प्लॉट है उसका एक और नया ब्रांच नहीं बनाएंगे, हम यही वाले ब्रांच से एक और ब्रांच निकालेंगे, क्योंकि हम प्लॉट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर यहाँ हम बात करेंगे कि मेरी ऑडियंस कौन होने वाली है, तो वो कहेंगे कि हम तो जो है ना वो बच्चों के लिए, तो बच्चों को बना रहे हैं, किड्स हमारी गोइंग टू बी दी ऑडियंस, रेंज आप बता दोगे 12 से 16 साल के बच्चे, उसके लिए हम नया एक ब्रांच नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑडियंस की बात हुई भी है, तो हम ऑडियंस वाली लाइन से ही एक और ब्रांच आउट करेंगे और फिर पेज नंबर 12 to 14। ये भी आगे जाके भी आपको मजीद में बता दूँ। मैम ये स्लाइड्स हमें ग्रुप में शेयर होंगी, बेटा ये गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी अपलोडेड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर नहीं है तो मैं आज कर दूंगी। नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लेक्चर पे फोकस करो। आप लोग और कोई क्वेश्चन आए तो ड्यूरिंग लेक्चर मेरे से पूछें, नोट डाउन करने की कुछ भी जरूरत नहीं। वो मैं इसीलिए स्लाइड्स बना लेती हूँ ताकि बच्चे लिखो, तो फिर बच्चों को लिखना पड़ता है, फिर फोकस जो है वो लेक्चर के ऊपर नहीं रहता इतना, और टाइम फिर लिखने में जरा ज्यादा जाया होता है। एक दो इमेजेस मैंने डाली हुई है ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखो तो जो सामने कलर कोऑर्डिनेशन है वही जो है ना वो क्या बीन बैग्स की कलर कोऑर्डिनेशन है, ब्लू ऑरेंज येलो एंड व्हाइट, और सामने भी वही है। यानी कि जो वो येलो वाले आइडियाज हैं वो उन साहब, व्हाइट वाले आइडियाज हैं वो साहब साहिबा दे रही हैं या साहब दे रहे हैं, सो ऑन एंड सो तो आप इस तरह के भी काम कर सकते हो ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, ताकि जब टाइम हमारा आए फिल्टर करने का तो हमें फिर मजीद ढूंढना ना पड़े कौन से आइडियाज किधर लिखे थे, एक तरतीब में हमने उनको लिखा होगा। अच्छा जी, माइंड मैप्स क्या होते हैं, एमसीक्यूज में यहाँ आ सकता है। माइंड मैप इज अ डायग्राम दैट, आगे डैश होगा, फिर आप लोगों को देखो कि करना है कनेक्ट इन्फॉर्मेशन अराउंड अ सेंट्रल सब्जेक्ट, नीचे ऑप्शन में ये होगा। उसके अलावा ऑप्शन में होगी तो आपको पता होना चाहिए कि माइंड मैप क्या चीज होती है। Mind map is a diagram that connects information around a central subject. Central subject जो बीच में जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बैठे हैं करने के लिए काम, ये पिछले वाली स्लाइड का ही है, यूनिक सेलिंग पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं यहाँ। तो आप बीच में अपना सेंट्रल सब्जेक्ट यानी कि बीच में अपने मेन सब्जेक्ट को लिखते हो और उसके ही हम ब्रांच आउट करते हैं चीजें। Thoughts branch out in different directions from a single idea. अब जैसे ये वाला जो है ना थॉट्स ब्रांच आउट, ये ट्रू एंड फॉल्स में आपके पेपर में यहाँ के टेस्ट में आता है। देयर इज अ सिंगल आइडिया इन द मिडल, मैंने पहले भी बात की थी, हम एक वक्त में एक आइडिया को केटर करते हैं। द एसोसिएटेड आइडियाज आर ब्रांच्ड आउट, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करें, पीछे हमने देखा था ना कि यूजेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी और इन सारों की बात हुई थी, लेकिन वो रैंडमली पड़े हुए थे। अब पता चल रहा है कि ये जो यूजेबिलिटी थी वो, यानी कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट, किसी एक बच्चे ने कहा कि अफोर्डेबल है, वो आपका मेन पॉइंट हो गया। अब अफोर्डेबल क्यों है मैंने पूछ लिया, लीडर ने पूछ लिया या मैनेजर ने पूछ लिया, तो वो फिर आप बताओगे जी मैं इसलिए अफोर्डेबल है क्योंकि ये रीयूज हो सकता है, इसको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, एक दफा खरीदो और चलाते रहो उसको। तो अब ये अफोर्डेबिलिटी मजीद ब्रांच है ना, तो हम इसी अफोर्डेबिलिटी के ही आगे उसको ब्रांच आउट करेंगे।
किसी ने कहा कि जी मिडिल क्लास के लिए ये इजीली एक्सेसिबल हो सकता है क्योंकि प्राइस इसकी कम है, तो हमारी मार्केट ज्यादा हो जाएगी कि अपर क्लास भी ले सकती है, लोअर क्लास भी ले सकती है, मिडिल क्लास भी ले सकती है, क्योंकि अगेन ये अफोर्डेबल है। तो क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी के बारे में ही बात हो रही थी, तो इसी के आगे हम ना के मेन वाले पॉइंट से हम एक और ब्रांच बना लें, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि जिससे रिलेटेड बात है उसी से रिलेटेड आगे आपने ब्रांच आउट करना, तभी कंफ्यूजन कम होगी और फौरन आप लोग कहोगे अफोर्डेबिलिटी की किधर बात हो रही थी, उधर क्या हमने अफोर्डेबिलिटी ले रही और उसके मजीद सब पॉइंट्स जो थे वो हमने साथ में बनाए होंगे, वरना क्या होगा गलत पॉइंट होगा, गलत पॉइंट होगा, पता नहीं चलेगा कि usability और मिडिल क्लास को केटर करना हमारी अफोर्डेबिलिटी के अंडर आ रहा है, इस वजह से उसके आगे ही ब्रांच आउट करें। क्लियर है इस चीज? अब क्वालिटी की जैसे बात हुई भी है, लॉन्ग लास्टिंग आगे मेंशन किया हुआ है हमने कि किसी ने कहा कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, किस तरह से कि एक बच्चे ने कहा कि लॉन्ग लास्टिंग है वो, इसकी क्वालिटी ज्यादा देर तक चलेगी, जल्दी खराब नहीं होगी, तो इसी तरह हम लोग उन्हीं के आगे ब्रांच आउट, वेरियस कलर्स में भी हम कलर्स के बारे में भी आगे बात करेंगे। ये चीज पक्का क्लियर? इसकी एक एक्टिविटी हम क्लास में भी करेंगे नेक्स्ट वीक। Each branch has to carry a single idea. ये भी चीज आपको ट्रू एंड फॉल्स में आ सकती है। ओके, बिफोर मूविंग ऑन, वन लास्ट टाइम, सबको समझ आई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ये फर्स्ट टेस्ट में पता चलेगा इंशाल्लाह। मेरे ना बच्चों की इंटेलिजेंस के ऊपर कभी भी शक नहीं होता, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत तेज बच्चे इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। सिर्फ जहाँ थोड़ी बड़ी कमी आती है ना, वो होती है सीरियसनेस एंड बीइंग फोकस, वरना हार्ड वर्किंग आप लोग हो सारे बच्चे, कि अगर मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग को उठा के देखो, ये चीज मेंशन करती है कि हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, फोकस्ड और थोड़ी सी सीरियसनेस की कमी है, कि वो उसको उतनी इम्पोर्टेंस कह लो या उतना उसको देते नहीं है, मतलब भाव जिसको कहते हैं ना, निराश, अच्छा कर लेंगे देख लेंगे, सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता बच्चों को, फोकस नहीं होते, जैसे ही बच्चे फोकस्ड और सीरियस हो जाते हैं ना, तो फिर आप लोगों के रिजल्ट्स खुद बोल रहे हो है कि ये ही बच्चे जो लग रहा था कि सीरियस नहीं है या फोकस नहीं है अब है, तो इन दो चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर इंडिविजुअली इफ यू गाइस ऑलरेडी नो दैट यू लेस फोकस और यू आर लेस सीरियस अबाउट योर स्टडीज, तो अभी से थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। पीछे बच्चों को समझ में आ रही है चीजें? पक्का? अच्छा जी, एफिनिटी डायग्राम इज अ टूल दैट गैदर्स लार्ज अमाउंट ऑफ आइडियाज या ओपिनियंस। वो माइंड मैप हमारा था कि जिसमें हमने एक को कैटर करना है, और एफिनिटी डायग्राम वो चीज है कि जिसमें अगर हमने मल्टीपल आइडियाज को एक ही वक्त में कैटर करना है, साथ लेकर चलना है साइमल्टेनियसली, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम एफिनिटी डायग्राम को करते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपके जब आर्टिकलशिप करोगे तो ये लोग डायग्राम्स को फॉलो करते भी हों, और ये भी हो सकता है कि वो लोग फॉलो करते हो, तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए एक कि ये डायग्राम्स एग्जिस्ट करती हैं, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें पता होना चाहिए कि आइडिएशन एक चीज है और आइडिएशन को एक तरतीब में कर, चाहे वो बुलेट पॉइंट्स की तरतीब में कर लो, चाहे वो ब्लू मार्कर और ग्रीन मार्कर और रेड मार्कर इस्तेमाल करके आप कर लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें डिफरेंशिएट करना है फलाने आइडिया को फलाने आइडिया से, एटलीस्ट करेंगे आप लोगों से जब आप आर्टिफिशियल पे जाओ, या अगर आपका कोई बहुत यहाँ मल्टीपल मार्कर लेके वो ज्यादातर वो ना ग्लास का एक बोर्ड बना देते हैं, उसके ऊपर वो मार्कर से लिखते हैं, तो उसको रेज भी कर देते हैं, तो वो ये काम हैरान हो रहे हो कि ये इतने मार्कर्स के साथ क्या काम कर रहे हैं, हेडिंग्स अलग दे रहे हैं, तो वो अगर हम समझ कर और पढ़ते हुए होंगे तो हमें पता होगा कि ये पॉइंट्स बनाने हैं, अभी हम लोगों ने मीटिंग है इस वजह से ये एक टेम्पलेट बना काइंड ऑफ। It is often used to analyze brainstorming sessions or survey sessions results. इसको पढ़िएगा, ये जरा मजेगा। It organizes them into groups. Unity diagram जो ना ग्रुपिंग करता है।
अब अगर हम अनियन को एप्पल्स के साथ रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब किसी ने जाना होगा तो वो फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडी में, तो वो जाके सेब की तरह सेब की तरह सेब की तरह पता चलेगा, वो तो फ्रूट मार्केट में जा रहा था। तो आपकी टाइम का वेस्टेज और वो अनप्रोफेशनल एंड ऑल दैट। तो अगर हम ग्रुपिंग कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगी। लिस्ट ऑफ आइडियाज दैट कम्स विदाउट मेडलिंग, इसमें भी वही चीज है कि आप इस पर अफिनिटी डायग्राम बना रहे हो, उसमें आइडियाज को आ रहे हैं। चाहे हमें सेब नहीं भी चाहिए तो लिख लें, अगर बंदे ने कहा ना एप्पल्स भी लिख लेते हैं तो लिख लें। बाद में देखेंगे कि तारीख में फॉर एग्जाम्पल किसी को बुलाया तो हमने एप्पल्स डालने ही नहीं थे, तो बाद में उसको कट कर देंगे। लेकिन इसका भी रूल वही है कि आइडिएशन कर रहे हैं, हम सिर्फ नोट डाउन करें, उसमें भी जितने हैं उनको आ रहे हैं। आइडेंटिफाई पैटर्न विद इन द आइडियाज जनरेटेड, कि कौन से कॉलम में कौन से मेरा आइडिया जाना चाहिए। एक सेकेंड, मैसेज का पेपर पॉइंट में ऑफ व्यू से कुछ बताया आपने, फिनिशिंग डायग्राम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या बताया, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी बेटा मैंने फिनिशिंग डायग्राम का कुछ भी नहीं बताया। अभी तो आप समझो कि ऑफिस वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको लेके चल रही हूँ। हम कोई एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं वैसे, कि क्लास के अंदर इन तीनों मैप्स को जो है ना वो हम बना ले बोर्ड के ऊपर। तो ये ठीक है, अफिनिटी डायग्राम की मैं शक्ल आपको दिखा दूं अगेन। दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन मेक एन अफिनिटी डायग्राम, जो गूगल से उठाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही होगा। और वो माइंड मैप भी जो था वो आपको दो तरीके से दिखाया था ना, मैंने बीच में स्टोरी लिखा हुआ था और एक जो आईकैप की बुक से उठाया था। तरतीब आपको बोलूँ नहीं तो रंग बना और उस फन की तरह उसके मुंह बना दी और आगे ब्रांच आउट कर दो, कोई भी शेप आप बना सकते। इसी तरह इसमें क्या करना है, आप हेडर और कॉलम आपके बना रहे हैं, यानी कि रोज और कॉलम आपके बना रहे हैं, जिससे आपकी हेडिंग्स आइडेंटिफाई हो रही है कि ओपन नहीं, कल्चर की तो बात करनी है, लीडरशिप की बात करनी है, तो उसके नीचे अब हमने आइडियाज किए हैं यहाँ। तो अब जैसे इसी को अगर हम करें कि फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बच्चों को देती हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं कि अगर आप लोग की वो फेयरवेल पार्टी होनी हो, ठीक है, और आप समझो कि ये आप ऑफिस के लोग, अगर हम बैठे हैं कि फेयरवेल पार्टी करनी है बच्चों की, अब मल्टीपल चीजें होंगी ना उसके अंदर। कोई वेन्यू डिसाइड होगा, कोई खाना का मेन्यू और वेन्यू दो अलग अलग चीजें होंगी। बजट हमारा कितना होगा, कितने बच्चों को बना बुलाना है, वो वेन्यू में आ गया कि लोकेशन किधर है और वेन्यू किधर है। तो उस मल्टीपल चीजों को जब हमने काम करना है तो फिर उनकी हेडिंग्स हम देंगे। इधर वेन्यू लिखेंगे, उधर मेन्यू लिखेंगे, फिर बजट लिखेंगे, फिर इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, फैकल्टी मेंबर्स को बुलाना है तो वहाँ उसकी एक अलग हेडिंग होगी। अब उसके नीचे फिर जो जो आइडियाज आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर वैल्यू है तो हम मेन्यू की चीजें वैल्यू में लिखें कि वैल्यू है कि कहाँ हो सकता है अंदाजा। अभी हमें नहीं पता कि वो लोग कितने पैसे देंगे, सिर्फ हम आइडियाज लगा रहे हैं, एक्सरसाइज मेथड में कर देते हैं, 1 2 3 रेस्टोरेंट में कर देते हैं, या फलानी जगह कर देते हैं, हम लिखते रहे। तो बाद में जब कॉल शॉल होगी तो पता चलेगा कि ये भी बजट में नहीं है, ये भी बजट में नहीं, कॉलेज भी कर कॉलेज भी आपका एक वेन्यू हो सकता है कि एंड में हो सकता है कि हमें कॉलेज में ही करनी पड़ रहा है। तो वो मल्टीपल चीजों पे जब आप काम कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में इधर उधर लिखने के बजाय हम जो है वो एक तरीके का कॉलम और रो बना के, कम से कम रो और कॉलम बनाना जरूरी है। कलर कोऑर्डिनेशन करना वो आपके ऊपर ये करना मार्कर से, लेकिन एटलीस्ट बोल्ड में हेडिंग यानी कैपिटल में हेडिंग्स, और नीचे जो है आप वो चीजें जो है वो स्मॉल उसमें कैप्स के बजाय लिख सकते हो ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो। तो ये अफिनिटी का यूज होता है जब आपको साइमल्टेनियसली मल्टीपल चीजों के ऊपर काम करना, ठीक है। अगर हम ऑफिस की बात करें और प्रोफेशनल की, फिर मैं एंड करती हूँ क्लास, कि अब हमने जो है ना वो नया हायरिंग भी करनी है, हमने अपने ऑफिस को एक्सपैंड भी करना है, और हमने जो है वो फॉर एग्जांपल पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी लेडीज को देनी है। तो ये मल्टीपल चीजें होगी और ये सारी चीजें हमने जो है विदिन 6 मंथ्स करनी है, इन 6 महीने के अंदर अंदर हमने फलाना फलाना काम करना है। तो जब मल्टीपल चीजें और ये साथ साथ करनी है, ये नहीं है कि पहले हायरिंग फिर ऑफिस को एक्सपैंड करेंगे फिर वो बस सर्विस आएंगे, या उनको जो है वो
एक्स्ट्रा बोनस देंगे, ये सारी चीजें हमें साइमल्टेनियसली करनी है एक वक्त के अंदर। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें फिर वही हेडिंग्स और अपनी बुलेट पॉइंट्स देने पड़े, ताकि एक ही वक्त में हम ये सारे काम करें कि टास्क को 6 महीने का, 6 महीने में ये सारी चीजें हमारे कवर हो जाएंगी। तो ऐसे वी यूज अफिनिटी डाटा। ये तो क्लियर, पक्का? अच्छा, इस वीक हम टेस्ट ले लें, वो अब हम बता देंगे ग्रुप में आपको कि कौन से डे पे होगा, आइदर वेडनेसडे और थर्सडे जो भी। थर्सडे को आप लोग आते हो? ठीक है, वो फिर टीए के साथ कोऑर्डिनेट करके तो आप लोग का फ्री होता है तो उस दिन इंशाल्लाह आपका टेस्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली द सिलेबस और द पॉइंट्स और द टॉपिक्स विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप के इन टॉपिक्स पर आपको आएगा जी इंशाल्लाह। मिलते हैं। एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑन कैंपस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। माइंड मैप आपका वो होगा कि नहीं, आप आइडियाज को माइंड मैप की शक्ल दो कि ओके, मिडिल में आप लिखोगे पासिंग एग्जाम, वो आपका मेन एजेंडा है। अब उस एजेंडा को कैसे आपने ब्रांच आउट करना है, कोई आपने कहा फॉर एग्जाम्पल सजेशन कि हम रोज के 8 घंटे पढ़ेंगे, वो आपने एक ब्रांच बनाई और टाइम लिख दिया कि 8 आवर्स पर डे। ठीक है, कोई कहेगा अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी ना तो हम सारी चीजें लिखते जाएंगे, कोई कहेगा कि सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर करते हैं, हम लोग चाहे 10 घंटे पढ़ लें लेकिन वीकेंड्स पे करते हैं, वीकडेज में नहीं करते। तो वो आपकी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होगी कितने किसके घर जाके, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो किसी के हॉस्टल में करनी है, किसी के घर जाके करना है, तो आपकी वो लोकेशन या वेन्यू, हाँ आप जाओगे वो पढ़ाई करने के लिए। फिर आपका एग्जाम, आपका फाइनल एग्जाम कब है, उसके डेज कितने या वीक्स कितने या मंथ्स कितने रह गए आपके पास, यानी कि टाइम लिमिट आपके पास कितना है, तो वो आप एक अपना डालोगे कि ओके मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 45 डेज रह गए, इसके अंदर फिर कितने चैप्टर्स या कितनी करिकुलम आपने कवर करना है अपना, वो एक आपका अलग ब्रांच आउट कर जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल टॉपिक्स कि कितने टॉपिक्स हैं, अब टॉपिक्स के अंदर ही आपने ब्रांच आउट करना है कि ओके हमने ये टॉपिक्स करने हैं, और ये टॉपिक जैसे कभी कभी होता है ना कि हम एग्जाम कर लेते हैं, ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से आते नहीं है सब, तो टॉपिक्स के आगे अपनी एक ब्रांच अलग बनाओ और टॉपिक्स से ही रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक्स के बाद एक और ब्रांच नहीं बनाओगे कि नीचे लिख दिया खाली टॉपिक्स और अब एक और ब्रांच नहीं बना रहे हो कि जिसके अंदर लिख रहे हो कि चैप्टर 1 to 6 करना है मैंने, क्योंकि वो टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो वो ब्रांच आपकी टॉपिक से ही बाहर निकल, जैसे दरख्त की एक ब्रांच नहीं होती ना ऐसे कि वो निकलती हो, अब इस वाली ब्रांच में से एक ब्रांच में चल रही है, ब्रांच में से मंदिर एक और ब्रांच में चल रही है, तो वो चीज दरख्त की तरह एक ब्रांच आउट बनानी होती है। जो पॉइंट्स हमारे मेन ब्रांच से रिलेटेड है उसके आगे हम फिर उसकी सब ब्रांच बना दें। ये बेशक बिल्कुल आप कर सकते हो, अपने पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हो, इट्स नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल। अब जैसे मैंने उसकी बात की खाने की, जो अभी हम लोग अगर करते फेयरवेल, तो अब जैसे शादी वगैरह है या कोई जिस तरह का कोई बिग इवेंट है, तो कोई से बाहर जाने के लिए या फॉर एग्जाम्पल स्टडी के लिए जा रहे हो मुझसे बाहर, तो उसके लिए पर्सनल लेवल के ऊपर भी आप अपना ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट से कर सकते हो कि भाई ये फिजिबिलिटी है मेरे लिए, फाइनेंशियली मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं मुझसे बाहर या शहर से बाहर रह सकता हूँ नहीं रह सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो वो फिर टिक एंड क्रॉस हम बाद में उसको करते हैं कि ये चीज हो, फिर एंड में पता चलता है कि हाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है। और जी इंशाल्लाह मिलते हैं कल। ओके, आई हैव 2 मैसेजेस। ऑनलाइन स्टूडेंट भी टेस्ट देंगे? जी बिल्कुल देंगे बेटा, आपका गूगल क्लासरूम में टेस्ट अपलोड होगा बेटा, एंड देन आपको विद इन अ सेकेंड आपको आंसर भी मिल जाए, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड होगा ये। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट।